Good morning, Rituraj. Good morning, very good morning, everyone. A few days, once again, I welcome you on this platform. Filler Farm is like family, and we welcome you. Uh, yes, I'm also fine, and he very much. Okay, audio, video, everything is fine. Let's go ahead. I hope today, as I have announced that, okay, my voice, audio, video, everything is fine, Ritu. Yes. Ritu, tell me, my audio, video, image, everything is fine. Okay, thank you. Sure. So, I hope examination has the date of examination has been declared. I think you all are prepared, and you must be prepared. है ना? So, for admissions is still anybody wants to, yes. And thank you. है ना? चलिए, सो आप जानते हैं हम लोग यूनिट 7 की बात कर रहे हैं, कल्चरल स्टडीज की। ये DISENG 10 है, 10% ऑफ है। इफ एनीबडी यूज दिस कोड DISENG 10, देन ही आर शी विल गेट 10% डिस्काउंट। ठीक है, बाय यूजिंग दिस कोड, है ना? तो ये कोड यूज करके 10% डिस्काउंट ले सकते हैं। चलिए, सो वेट स्टूडेंट, वेट है ना? यस, वेट, हम लोग एक सेकंड। ओके, have, you can say, confident that I will upload all the notes, required notes, very quickly, very soon. Don't worry about that. चलिए, तो हम लोग जो है बात करते हैं। चलिए, इसके बाद में ठीक है। ओके, सो यूनिट 7 कल्चरल स्टडीज, बहुत शानदार कंटेंट आपके बीच में लेकर आ रहा हूँ मैं। और आज की क्लास भी बहुत शानदार है, शॉर्ट एंड बहुत प्यारी क्लास होने वाली है। Cultural studies, unit 7, we are talking about cultural studies, and the way of living, the way of thinking, means जो human environment जो है ना, social, economic, political, है ना, ये सब क्या है, कहीं ना कहीं culture का part है। These all are the part of the culture. And second thing, the issues of gender, है ना, बिल्कुल एक कहीं ना कहीं जो संस्कृति क्या है, एक बड़ा मतलब एक कॉन्सेप्ट है, हमारी जिंदगी का जीने का तरीका है, लेकिन उसके आगे भी बहुत कुछ है। तो उसकी स्टडीज जो है वो भी अब लिटरेचर का एक पार्ट हो गई है, उसी का हम अध्ययन कर रहे हैं। क्लियर? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज हम चर्चा कर रहे हैं मार्क्सिज्म एंड कैपिटलिज्म। मार्क्सिज्म एंड कैपिटलिज्म, इसमें हमें क्या है, मार्क्सिज्म क्या होता है? देखिए, अकॉर्डिंग टू जर्मन फिलोसोफर, ये क्या है, ये जर्मन फिलोसोफर है मार्क्स, जो कार्ल मार्क्स है, पूरा नाम इनका कार्ल मार्क्स है। और ये जर्मन फिलोसोफर हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, और सोशलिस्ट हैं। कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं कि सोशल फॉर्मेशंस आर बेस्ड, कार्ल मार्क्स का पूरा नाम इनका कार्ल मार्क्स है। इनका कहना है कि सोशल, है ना, formations are based on the division of the production mode which is strongly related to power and conflict। समझने का प्रयास करें, बहुत बड़ी बात। सोशल फॉर्मेशंस यानी जो सामाजिक निर्माण होता है, उसका आधार क्या है? प्रोडक्शन मोड होता है। ऑन द डिवीजन ऑफ द प्रोडक्शन मोड विच इज स्ट्रॉन्गली रिलेटेड टू पावर एंड कन्फ्लिक्ट। प्रोडक्शन मोड क्या होता है कि जैसे प्रोडक्शन, कुछ आप देखेंगे हमारे समाज में उच्च वर्ग होता है, मिडिल वर्ग हम लोग कहते हैं, लो वर्ग होता है, कास्टिज्म के आधार पे अलग होता है। लेकिन यहाँ पर आप प्रोडक्शन के आधार पे देखें, यानी जिनका उद्योग धंधे में, जिनके पास में रिचनेस है, यानी आगे चल के ये मार्क्सिज्म, कार्ल मार्क्स बताएंगे, इसको कैपिटलिज्म की संज्ञा देंगे।
कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद, जिसको हम कहते हैं पूंजीवाद। इनका कहना है कि जो प्रोडक्शन होता है वो कहीं यानी प्रोडक्शन के आधार पे समाज का निर्माण होता है। यानी जो हाई लेवल का प्रोडक्शन है, इनकम के जो सोर्स होते हैं, उद्योग धंधे पे जिनका इनका एक अपना क्लास वर्ग होता है, उनसे कम सोर्स के, उनसे कम प्रोडक्शन वाले उनका अपना क्लास होता है, जो बिल्कुल मजदूर वर्ग है, जिनके पास प्रोडक्शन का काम नहीं है, लेकिन वो केवल अपनी मजदूरी या अपना स्किल को बेचते हैं, अपनी मेहनत करते हैं। तो वो जो है इस तरीके से क्या होता है कि एक समाज का फॉर्मेशन होता है। ये सब सारे समाज के पार्ट है, चाहे वो अमीर हो, मध्यम वर्ग हो, निचला वर्ग हो, सारे क्या है, ये समाज के पार्ट हैं। तो कार्ल मार्क्स का कहना है कि समाज का जो फॉर्मेशन है उसका आधार प्रोडक्शन मोड में डिवीजन है। प्रोडक्शन मोड में बिल्कुल डिवीजन है। अपर क्लास या जो भी उच्च वर्ग होता है या आर्थिक रूप से सक्षम वर्ग होता है, उसका अपना प्रोडक्शन मोड होता है, बहुत कीमती चीजों को प्रोड्यूस करते हैं। तो सीधा सीधा इनका संबंध कहाँ से होता है? पावर और कन्फ्लिक्ट से होता है। यानी जो आप देखेंगे जो सक्षम वर्ग होता है पास में आर्थिक रूप से पावर होती है, इकोनॉमिक रूप से और पॉलिटिकल रूप से सब कुछ होती है। कन्फ्लिक्ट फिर कैसे होता है? ये जो उच्च वर्ग होता है, ये जो मध्य वर्ग और निचला वर्ग होता है, इनके बीच में फिर कन्फ्लिक्ट होता है। समझ में आ रहा है? यस और नो? गेटिंग, समझने का प्रयास करो। कार्ल मार्क्स पढ़ते हैं, ठीक है? तो आप ये बिल्कुल आप समझिए, कार्ल मार्क्स, जब मैंने यूपीएससी की तैयारी कर रहा था और उस समय मेरा मेंस में सोशियोलॉजी सब्जेक्ट भी था, तो ये सब कार्ल मार्क्स और इन सब बड़े सामाजिक थ्योरिस्ट को पढ़ने का मौका मिला था। तो अब समझ में आ रहा है ये सारी चीजें? क्या कहना है उनका कि सोशल फॉर्मेशंस आर बेस्ड ऑन द डिवीजन ऑफ द प्रोडक्शन मोड व्हिच इज स्ट्रांगली रिलेटेड टू पावर एंड कॉन्फ्लिक्ट। आगे हम बात करें, द मोड ऑफ प्रोडक्शन हाउएवर चेंज्ड ओवर टाइम, है ना? ये देखिए, अब क्या हुआ है, मोड ऑफ प्रोडक्शन समझ के साथ में क्या है, बदलता गया है, changed over time from an ancient mode in the beginning to a feudal mode in the middle and capitalist mode in the today। मतलब अब देखिए, समय के साथ में जो प्रोडक्शन मोड है वो भी चेंज हुआ, उत्पादन का जो तरीका है वो बदला है। आप देखेंगे यहाँ पर एंशियंट मोड में क्या था, है ना? ये देखिए, ओवर टाइम फ्रॉम एन एंशियंट मोड इन द बिगिनिंग, मतलब पहले तो प्राचीन समय में, यानी एंशियंट मोड यानी प्राचीन तरीके से जो उत्पादन होता था। आप देखेंगे यहाँ पर कार्ल मार्क्स कहते हैं कि शुरू में जो लोग थे वो क्या करते थे, क्या बोलते हैं, शिकार करते थे। उनके उत्पादन के साधन सीमित थे, जितनी आवश्यकता थी उतना उत्पादन किया, खाया और फिर दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। यानी पशुपालन, शिकार और इन सब पे डिपेंड करते थे। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हुआ, यहाँ पर कार्ल मार्क्स कहते हैं कि एक थोड़ा सा एक वर्ग विशेष जो कहीं ना कहीं दिमाग से चतुर था, चालाक था, उसने क्या करा, बाकी लोगों को कब्जे में लिया और उसने फिर प्रोडक्शन, या जब मनुष्य का स्थायी जीवन होने लगा तो फिर एक वर्ग जो है वो एक तरीके से जो निचले तबका है उसको काम में लगाया। तो इस तरीके से फिर एक उच्च होता गया और एक नीचे ही रह गया। तो इस तरीके से फिर ये यह एंशियंट मोड था। फिर यहाँ से हम लोग आए कहाँ पर, यही जो उच्च वर्ग था ये मध्य काल में आकर के क्या कहलाया, फ्यूडल मोड, आप जिसको सामंतवाद कहते हैं, है ना? ये सामंत हो जाते हैं फिर ये, है ना? निचला तबका अभी भी निचला बना हुआ है, इन मिडिल एज मध्य वर्ग में ये। और फिर आज की तारीख में यही जो सामंती थे या उसी टाइप के थे, आज क्या है, कैपिटलिस्ट का रूप ले चुके हैं। यानी आज जो पूंजीपति है, जो उद्योगपति है बड़े बड़े, आप देखेंगे कई बार हम देखने में सुनने में आता है कि 100 में से 100 लोगों के पास में यदि प्रॉपर्टी को देखे तो जितना प्रॉपर्टी 5% लोगों के पास में है, दूसरी तरफ उतने ही जो प्रॉपर्टी है 95% लोगों के पास में है। तो ये जो 5% है, ये कहीं ना कहीं कैपिटलिस्ट है, कैपिटलिज्म है, पूंजीवाद है। तो यही, ये भी क्या है, दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ कल्चर, इसके भी स्टडी होना चाहिए। समझ में आ रहा है ये सार? नो, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूं मैं आपको। ऋतुराज, आर यू गेटिंग? चलिए आगे देखते हैं। इन द मिड 19th सेंचुरी ड्यूरिंग द राइज ऑफ इंडस्ट्रियलिज्म, है ना? ये देखिए, 19 से मिड 90, मध्य 19वीं शताब्दी में क्या हुआ, ड्यूरिंग द राइज ऑफ इंडस्ट्रियलिज्म, यानी जब आप देखेंगे इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति होती है, तो उस समय यानी उद्योगवाद के दौर में क्या है, मार्क्स ने क्या एनालिसिस किया, मार्क्स एनालाइज्ड द थ्योरी ऑफ इंक्रीजिंग कैपिटलिज्म, यानी थ्योरी ऑफ इंक्रीजिंग कैपिटलिज्म। यानी कार्ल मार्क्स देखिए बहुत बड़े विद्वान हैं, इन्होंने
जो कैपिटलिज्म जो बढ़ रहा है उसकी थ्योरी को एनालिसिस किया और इन्होंने कंक्लूजन ड्रा किया। भाई ये जो समाज में पूंजीवाद बढ़ रहा है, यानी 10 से 5% लोगों के पास में सारे आर्थिक संसाधन आ रहे हैं, उन्हीं के पास में सब कुछ है, सारे इनकम के सोर्स उनके पास में है, उद्योगपति है, पूंजीपति है, उन्हीं के पास में है। तो ये जो कैपिटलिज्म बढ़ रहा है उसका क्या कारण है? तो उन्होंने इसका एक कंक्लूजन ड्रा किया, एक थ्योरी ड्रा करी। क्या है वो? उन्होंने कहा कि दैट द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी जो उत्पादन के जो साधन हैं, सच एज मशीन, फैक्ट्रीज, कॉरपोरेशंस, आर इंक्रीजिंगली प्राइवेटली ओन्ड बाय द अपर क्लास, आल्सो नोन एज बुर्जुआज। इसको हिंदी में बोलते हैं बुर्जुआज, ये स्पेलिंग ध्यान रखना, बुर्जुआ, ये इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है। यानी इनका मालूम है कि जो उत्पादन के साधन होते हैं, है ना, जो उत्पादन के साधन होते हैं, उन उत्पादन के साधनों पर जो है, उत्पादन के साधन कौन कौन से हैं? मशीन है, फैक्ट्री है, कारपोरेशंस है यानी निगमीकरण है, इन सब को क्या है, प्राइवेटली ओन्ड किया जाता है, यानी निजी इसके मालिक होते हैं, है ना। और ये कौन होते हैं, निजी मालिक कौन होते हैं? ये अपर क्लास के होते हैं, यानी उच्च वर्ग होता है। निचला तबका प्रोडक्शन या उत्पादन में अपनी भूमिका नहीं निभाता है, वो केवल मजदूर बन के रहता है। और इसी मार्क्स की नजर में जो अपर क्लास है, जो प्राइवेटली ओन्ड कर रहे हैं इन फैक्ट्रीज को, मशीन को, क्या कारपोरेशंस को, है ना, आज हम बोलते हैं कारपोरेट घराना, ये क्या है, ये कार्ल मार्क्स की नजर में बुर्जुआ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये बुर्ग, है ना। यहाँ पर आप स्पेलिंग देख लेना, इसका प्रोनाउंसिएशन हिंदी में उसको हम लोग प्रोनाउंस करते हैं बुर्जुआ, है ना, यार बुर्जुआइज लिखा हुआ है, देख लेना। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये कंक्लूजन ड्रा किया था किसने? कार्ल मार्क्स ने। ऑन द कंट्रारी, द प्रोलेटरिएट, ये देखिए, ये इसी का मैं बात कर रहा हूँ। ये कौन सा है? ये वर्किंग क्लास है भाई, काम कर रहा है ये। भाई एक व्यक्ति जो पूंजीपति है, जो मालिक बन के बैठा है, एक मालिक है और एक मजदूर है, आप यूं समझ सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या है, द प्रोलेटरिएट यानी वर्किंग क्लास जो होता है, डज नॉट ओन प्रॉपर्टी। ये देखिए, इनके पास में ये जो वर्किंग क्लास होता है, ये जो मजदूर वर्ग होता है, इनके ओन, ओन का मतलब होता है अधिकार में होना, डज नॉट ओन प्रॉपर्टी, है ना, मतलब किसी प्रकार की इनके पास प्रॉपर्टी नहीं होती है, बट रादर नीड्स टू सेल इट्स लेबर टू द बुर्जुआज इन ऑर्डर टू सर्वाइव। ये देखिए, बट रादर नीड्स टू सेल इट्स लेबर, क्या कर रही है, मैंने बताया, इनके पास में क्या प्रॉपर्टी के मालिक नहीं होते हैं। ये मालिक कौन है? अपर क्लास है। ये क्या करते हैं? ये अपने लेबर को, अपने श्रम को बेचते हैं, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, टू द बुर्जुआज, किन को? बुर्जुआज को बेचते हैं, इन ऑर्डर टू सर्वाइव, यानी उनकी सेवा के रूप में। कितना बेहतरीन कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है यहाँ पर कार्ल मार्क्स के बारे में। उन्होंने लिखा है कि जो वर्किंग क्लास होता है वो मालिक नहीं होते हैं, वे अपने श्रम को इन बुर्जुआज को बेचते हैं। मार्क्स आर्ग्यूज, और इसलिए मार्क्स आर्ग्यू करते हैं, तर्क देते हैं, दैट द बुर्जुआज एक्सप्लॉइट्स द प्रोलेटरिएट। ये देखिए क्या करते हैं, उसका परिणाम क्या आता है कि ये जो बुर्जुआज होते हैं, ये जो अपर क्लास है, उच्च वर्ग कैपिटलिस्ट जो है, ये क्या है, इन प्रोलेटरिएट, प्रोलेटरिएट यानी वर्किंग क्लास या मजदूर वर्ग है, इनका क्या करते हैं? वो शोषण करते हैं। एंड टर्न्स द लेबर ऑफ द proletariat to its property from which it extracts value for production and turns the labor of the proletariat to its property। यानी ये जो गरीब लोगों की जो लेबर होता है, गरीब लोगों का जो परिश्रम होता है, उस परिश्रम का उपयोग करते करके ये क्या करते हैं? इट्स प्रॉपर्टी, यानी ये जो उच्च वर्ग होता है, ये इसे अपनी प्रॉपर्टी के रूप में बदल लेता है। आप देखेंगे, फ्रॉम विच इट एक्सट्रैक्ट वैल्यू फॉर प्रोडक्शन। गुड मॉर्निंग। बिल्कुल, आप देखिए, आपको मैं आपके अपने आसपास नजर दौड़ाइए, यहाँ पर कार्ल मार्क्स की बहुत सारी थ्योरी प्रैक्टिकल आपको दिखेंगी। एक व्यक्ति है जिसके पास में 10 एकड़ जमीन है ना, 10 बीघा जमीन है, आपके अपने अपने एरिया में अलग अलग बोलते हैं। आप यकीन, जो मालिक है ना, जिसके पास में सिर्फ क्या है, उसने अपने जमीन नाम पे कर रखी है, मालिक एक है, लेकिन वहां काम करने वाले 50 मजदूर होंगे। अब देखो, एक तरफ एक वो भी इंसान है, मालिक भी, पर वो भी पर्सन है, और काम करने वाले कितने? 50 है, उनको डरा धमका के काम करा रहा है, जैसा भी है। तो अब यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं कि ये क्या है, उसने उस 50 लोगों ने जो श्रम लगाया, उस श्रम, यानी वो प्रॉपर्टी उसके उपयोग में तभी आएगी ना जब श्रम काम करेगा, लेबर होगा, वहां पर वर्किंग क्लास होगा।
तो 50 लोग जो अपना श्रम बेच रहे हैं, उस श्रम को उसने क्या करा, अपनी प्रॉपर्टी के रूप में कन्वर्ट किया। और यही कैपिटलिज्म है, यही पूंजीवाद है। और यही कारण है कि आज के दौर में आप देखेंगे, जितना पैसा धन दौलत 2 से 5% लोगों के पास में है, उतना ही धन और दौलत जो है 95% के पास है, कॉमन लोगों के पास है। आप सोच सकते हैं, है ना। तो ये कैपिटलिस्ट का इसीलिए जो है कार्ल मार्क्स विरोध करते हैं। और इसलिए कार्ल मार्क्स कहते हैं, मजदूरों को कहते हैं कि दुनिया के मजदूरों उठो, जागो, है ना। मतलब अपने हक की लड़ाई लड़ो। और वो कहते हैं क्योंकि आपके पास में खोने के लिए कुछ नहीं है सिवाय जंजीरों के। यानी मजदूरों को कहते हैं कि आपके पैरों में बेड़ियां हैं, जंजीरें हैं, है ना। ये मजदूरी की, श्रम की जो भी है, इसको तोड़ दीजिए और अपने हक की लड़ाई लड़े। ऐसा ये कार्ल मार्क्स को इसलिए कई बार जो है थोड़ा सा एग्रेसिव या क्रांतिकारी माना जाता है। तो ये लेकिन ये सब क्या है, ये सारी जो है ये कैपिटलिज्म, ये सब कुछ क्या कर रहा है, ये पूंजीवाद को जन्म दे रहा है और कल्चर का पार्ट है। Hence it becomes apparent that hence it becomes apparent that capitalism, according to the Marxist theory, leads to class division। और फाइनली जो है क्या थ्योरी क्रिएट होती है यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू, ये एग्जाम में बन सकते हैं। फैक्ट ऐसा उठा के मार्क्स के अनुसार क्या है, कैपिटलिज्म लीड करता है, क्या लीड करता है ये, तो ये क्या है, ये कैपिटलिज्म जो होता है, ये क्या करता है, ये लीड्स टू क्लास डिवीजन, यानी वर्ग जो विभाजन है। यस, ऑफ कोर्स ही मोटिवेटेड, डेफिनेटली है। इसमें के बहुत सारी थ्योरी है, द्वैत भौतिक से सारे थ्योरी है, ठीक है, बिल्कुल। ये कार्ल मार्क्स मोटिवेटेड, बिल्कुल। तो इनकी थ्योरी क्या निकल कर आई, लीड्स टू क्लास डिवीजन by the commodification of goods, which is the process by which goods or skills are turned into consumable objects, है ना। कैपिटलिज्म becomes a profit driven system। ये देखिए, तो आजकल क्या है, कमोडिटी अपन बोलते हैं, कमोडिटी, गुड्स, गुड्स मतलब वस्तु, है ना। जितनी भी वस्तुएं होती है, ठीक है, विच इज द प्रोसेस बाय विच गुड्स आर स्किल्स, यानी गुड्स आर स्किल्स आर टर्न्ड इनटू कंज्यूमेबल ऑब्जेक्ट। ये देखिए, यानी ये जो वस्तु है, इसके लिए इसको क्या है, कंज्यूमेबल, आज क्या है, कंज्यूमर है, उपभोक्ता है ना। इस ऑब्जेक्ट में उसको टर्न कर दिया गया है। और इसीलिए ये जो कैपिटलिज्म, यानी क्या करा है, मतलब बड़ा कॉन्सेप्ट है। नहीं, इसके पहले 2-3 क्लास हो चुकी है वीरेंद्र, है ना। इसके पहले हो चुकी है, देख लेना, 1 या 2 क्लास हुई है, देख लेना, ठीक है। उसको रिवीजन कर लेंगे हम लोग, डोंट वरी, है ना। मैं कल या जैसा भी रहेगा हम लोग रिवीजन कर लेंगे, है ना। तो टर्न इनटू कंज्यूमेबल ऑब्जेक्ट्स, यानी क्या करा है, यानी जैसे 100, ये 10% मान ले कैपिटलिस्ट है, 90%, तो इन 90% की लेबर को, इनके परिश्रम को, इनकी सर्विस को, ये 10% कैपिटलिस्ट ने क्या, किसमें क्या कन्वर्ट कर लिया है, यानी इनको कंज्यूमेबल प्रोजेक्ट्स में। यानी आप देखेंगे जितने भी कैपिटलिस्ट है, जितने भी बड़े बड़े उद्योग धंधों के मालिक है, वो एक एक दो दो हैं, और काम करने वाले हजारों सैकड़ों लोग हैं, है ना। तो उनके श्रम को, उनकी स्किल को उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बना लिया। ये कैपिटलिस्ट है, सोचिए जरा। मैं तो अपने बच्चों को भी कहता हूँ कि तुम लोग भी जो है ऐसा कोई बड़ा बिजनेस, कोई ना कोई ऐसा ऐसा कुछ आइडिया लेकर आए, है ना, जिससे आप मालिक बन सके। मालिक बनने की सोचना चाहिए, दिनेश सर अक्सर ये बोलते हैं, ठीक है। और क्योंकि हमें भी बेहतरीन एक शानदार जिंदगी जीने का हमें भी हक है। हमें अपने परिवार को, अपने जहां भी आप जीते हैं, हमें भी एक बेहतर शानदार तरीके से जीने का, और हमें भी आय आय के अधिक से अधिक संसाधनों पर अपना मालिक बनने का अधिकार है। ये मेरा अपना सोच है ना। ये सब प्रेरणा देता है लिटरेचर, इसलिए तो कहता हूँ प्रेरणा देता है। तो ये क्या, प्रॉफिट ड्राइवन, यानी ये पूंजीवाद क्या है, ये प्रॉफिट ड्राइवन सिस्टम हो गया है। और ये किसको प्रॉफिट दे रहा है, जिसके हाथ में प्रोडक्शन के मीन्स है, साधन है, संसाधन है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। समझ में आ रहा, क्लास में मजा आ रहा है, ये सार नो, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए,
हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब क्रिटिक्स क्या कह रहे हैं, ये ना, ये प्रॉफिट ड्राइवन सिस्टम है कैपिटलिज्म, यानी केवल किसको प्रॉफिट दे रहा है, आज लॉस और प्रॉफिट पे पूरा काम चल रहा है। क्रिटिक्स ऑफ मार्क्सिज्म, बड़े बड़े अमेरिका है, जर्मनी है, जापान है, बड़े बड़े देश क्या है, पूंजीपति है। क्रिटिक्स ऑफ मार्क्सिज्म indicate that Marx does not take human agency into account, है ना, but rather regards history as independent from human action। ये देखिए, क्रिटिक्स है ना, इसलिए कार्ल मार्क्स आएगा बेटा, है ना, समझना पड़ेगा, शुरू से क्लास देखना, ठीक है। तो अब यहाँ पर, और ये बिल्कुल थोड़ा टफ टॉपिक है वीरेन, एक दो बार में नहीं समझ में आएगा, थोड़ा सा आपको रिवीजन करना पड़ेगा, पीछे वापस वीडियोस जाके आपको देखना पड़ेंगे, है ना। कल्चरल स्टडीज और थ्योरीज वाले जो दो यूनिट है हमारी, थोड़ी सी टफ है, तो उसमें जरूर आप लोग एक दो बार रिवीजन करें। मैं प्रैक्टिकल हूँ, मैं बिल्कुल आपको ऐसा घुमाने के लिए नहीं है कि, है ना, तो बी प्रैक्टिकल, थोड़ा सा आप नोट्स रीडिंग करेंगे, है ना, और वापस रिवीजन करेंगे, वीडियोस देखेंगे, तो जरूर आएगा समझ में, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए, क्रिटिक्स ऑफ मार्क्सिज्म इंडिकेट दैट मार्क्स डज नॉट टेक ह्यूमन एजेंसी इनटू अकाउंट, यानी ह्यूमन, देखिए, बट रादर रिगार्ड्स हिस्ट्री एज इंडिपेंडेंट। वो कहते हैं कि इतिहास क्या है, स्वतंत्र है ना, फ्रॉम ह्यूमन एक्शंस, यानी जो इतिहास एक बार बन गया है ह्यूमन एक्शन से, वो बिल्कुल अलग है ना। जब तो इन्होंने कहीं कहीं आप देखेंगे है ना, तो अब ये बड़ा, कार्ल मार्क्स को पूरा पढ़ाए तो कम से कम 2 से 3 दिन लग जाएंगे हमको, ठीक है। कल्चरल स्टडीज, है ना, contested the economic determinism demonstrated by Marxism and emphasized the importance of culture। अब यहाँ पर क्या है, कल्चरल स्टडीज में हम क्या क्या है, तो ये क्या है, इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म, है ना, इसकी बात करता। भाई इकोनॉमी भी तो समाज का पार्ट है, समाज का ही पार्ट कल्चर है, तो ये क्या है, इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म जो है, ये भी क्या है, ये कल्चर स्टडीज का पार्ट है, जिसको कार्ल मार्क्स बताते हैं। अब यहाँ पर कुछ फ्रैंकफर्ट और ये कुछ थ्योरी है, उसको हम लोग देखते हैं, है ना। फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ थॉट, फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ थॉट, ये क्या कहते हैं, कार्ल मार्क्स के ऊपर ही आई, देखते हैं। फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ थॉट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1923, यानी ये कैपिटलिज्म और मार्क्सिज्म को लेकर क्या विचार रखते हैं, उसको देखते हैं हम लोग। इसमें क्या है, इट इन्वॉल्व इन जर्मनी वेयर मेनी इन्फ्लुएंशियल फिलोसोफर्स, sociologists, intellectuals, politicians, Marxist thinkers were dissatisfied with the contemporary economic and social system। एक्चुअल में क्या हुआ, ये फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ थॉट, ये है ना, ये इसका 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 जो एस्टेब्लिश हुआ था 1923 में, है ना, ये कुछ सिद्धांत प्रतिपादित किया था जर्मनी में। ये क्या है, ये फिलोसोफर थे, है ना, सोशियोलॉजिस्ट थे, वेयर मेनी इन्फ्लुएंशियल, है ना, इंटेलेक्चुअल्स, पॉलिटिशियंस, मार्क्सिस्ट थिंकर्स, यानी जो कार्ल मार्क्स की विचारधारा को मानते थे, ये सब क्या है, ये सब डिससेटिस्फाइड थे क्या, कंटेम्प्ररी इकोनॉमिक सिचुएशन से, कंटेम्प्ररी सामाजिक और आर्थिक सिचुएशन से ये क्या थे, ये डिससेटिस्फाइड थे, और इन्होंने क्या है, नया सिद्धांत दिया, वही दिया है जो अभी हमने पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले। यहाँ उसको थोड़ा ये देख लेते हैं एक बार फिर से, यानी जो अभी हमने मार्क्सिज्म और कैपिटलिज्म को देखा है ना, मार्क्सिज्म और कैपिटलिज्म वही बात है यहाँ पर। तो क्या कहा उन्होंने, दे वर एक्सट्रीमली क्रिटिकल ऑफ द कैपिटलिस्ट, ये देखिए, कैपिटलिस्ट एंड मार्क्सिस्ट लेनिस्ट फिलोसॉफीज एंड सिस्टम ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। तो बहुत ज्यादा मतलब ये जो फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ थॉट है, ये कैपिटलिस्ट, मार्क्सिस्ट, लेनिस्ट, इन सारी फिलोसॉफीज के क्या है, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़े क्रिटिक थे, एंड सिस्टम ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। Frankfurt School applied Marxism to a radical interdisciplinary social theory by clubbing culture with Marxism। ये क्या है, इन्होंने क्या किया फ्रैंकफर्ट स्कूल ने, कि ये जो मार्क्सिज्म तो पहले से था, तो उन्होंने फिर क्या है, ये जो सोशल थ्योरी और जो कल्चर का पार्ट है, उसको मिक्स करके, क्लबिंग करके क्या है, रेडिकल इंटरडिसिप्लिनरी सोशल थ्योरी को इन्होंने इजाद किया था, है ना, ये ध्यान रखना है। इसमें ये मानते हैं कि द ग्रुप हैड मेनी कंट्रीब्यूटर्स, इसमें ये सारे नाम ध्यान रखना है, कौन कौन से नाम हैं, कौन कौन से नाम हैं, द ग्रुप हैड मेनी कंट्रीब्यूटर्स, इंक्लूडिंग में एरिक फ्रॉम है, मैक्स हर्किमर है ना, वाल्टर बेंजामिन है, हर्बर्ट मर्स्क्यू है, ठीक है। तो ये सारे राइटर्स है, उस समय के थिंकर हैं, कंट्रीब्यूशन दिया इन्होंने।
दे आर्ग्यूड दैट, वो कहते हैं कि टेक्नोलॉजी नेचुरलाइजेज द कल्चरल कंटेंट which serves the capitalist class, hence it is not innocent in culture। ये देखिए आज क्या हो रहा है, मैं आपको चलो ये बड़े समझे उसके पहले आज क्या हो रहा है। सोशल मीडिया है ना, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, है ना, दुनियाग्राम, जितने भी ग्राम हैं वो सब क्या कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी क्या कर रहे हैं, ये क्या है, नेचुरलाइजेस द कल्चरल कंटेंट which serves the capitalist class, hence it is not innocent in class। कहने का मतलब ये है कि आज टेक्नोलॉजी, अच्छा बताइए टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा किसके पास है ना, जो उच्च वर्ग है उसके पास में, जो सक्षम वर्ग है उसके पास में है। और इन्होंने क्या कहा, जैसे मीडिया, आप देखिए मीडिया को जो बताना है ना, एक गरीब व्यक्ति कहेगा कि ये बताओ, नहीं, उसको तो जो बताना वो बताएगा। तो मीडिया जो बता रहा है, न्यूज़पेपर में जो आ रहा है, टेलीविजन में जो छप रहा है, वो क्या करता है, नेचुरली कल्चरल हो जाता है, नेचुरली कल्चर का पार्ट हो जाता है, और हम वैसा मानने लगते हैं कि हाँ ठीक है, ऐसा ही है। क्योंकि 90% कॉमन लोग है, उसकी बात कहाँ प्रसारित हो रही है, सिर्फ बात किसकी प्रसारित हो रही है, बात जो हो रही है वो टेक्नोलॉजी जो कह रही है। टेक्नोलॉजी में, मास कम्युनिकेशन में जो लोग कह देते हैं, तो टेक्नोलॉजी क्या है, कल्चर के निर्माण में अहम रोल अदा कर रही है। और ये सबसे ज्यादा ये जो है कैपिटलिस्ट क्लास को सरवाइव करता है। और इसलिए वो कहते हैं कि टेक्नोलॉजी भी इनोसेंट नहीं है कल्चर में, क्योंकि इसके निर्माण में इसका भी बहुत योगदान है। It is highly economically and ideologically motivated, and ultimately performs a significant role in altering human understanding and also construct, ये देखिए, altering human understanding and also construct a stereotype typical image of women, men, good, bad, black and white। ये सब कुछ क्या है, ये सब कुछ क्या है, ये टेक्नोलॉजी जो भी है, ये बहुत ही इकोनॉमिकली है, आइडियोलॉजिकली है, क्योंकि यही मनुष्य के जो अंडरस्टैंडिंग है उसको अल्टर करती है, यानी मनुष्य की सोचने समझने की क्षमता को अल्टर करती है। आप देखिए, आप है ना, आप आपके पास में 24 घंटे मोबाइल होता है, तो आपके थॉट, आपने देखिए आजकल बड़े बड़े थिंकर्स क्यों नहीं आ रहे हैं। स्वामी विवेकानंद आए, है ना, एपीजे अब्दुल कलाम आए, अटल बिहारी वाजपेयी ले लो, बड़े थिंकर हैं, हालांकि किसी पार्टी विशेष की बात नहीं है यहाँ पर। तो कहने का मतलब है, उस दौर में टेक्नोलॉजी ने इतना लोगों को जकड़ के नहीं रखा था। आजकल क्या है, टेक्नोलॉजी ने कहीं ना कहीं पॉइंट है वो हो गई है। सोशल मीडिया में जो हवा में चल रहा है, जैसा भी है, लोग वैसा सोचने लगते हैं। तो ये जो है, ये सब सारी ये क्या है, ये टेक्नोलॉजी है। इट इज हाईली इकोनॉमिकली एंड आइडियोलॉजिकली मोटिवेटेड एंड अल्टीमेटली परफॉर्म्स अ सिग्निफिकेंट रोल इन अल्टरिंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग एंड आल्सो कंस्ट्रक्ट द स्टीरियोटिपिकल इमेज ऑफ वुमेन, मेन, गुड, बैड, ब्लैक एंड व्हाइट। आप देखिए आज दुनिया में क्या है, कौन गुड है, कौन बैड है, कौन ब्लैक है, कौन व्हाइट है, वुमेन, मेन, मेन की इमेज, वुमेन की इमेज, ये सब बनाने का काम कौन कर रहा है, आप देखेंगे टेक्नोलॉजी करती है। आजकल फेमिनिज्म एक बड़ा टॉपिक चल रहा है। तो ये सब कुछ क्या है, ये सब कुछ ये कैपिटलिज्म का, ये एरिक फ्रॉम है, मैक्स, है ना, हॉर्खेमर है, ये सारे लोग ये आर्ग्यू दे रहे हैं कि टेक्नोलॉजी कल्चरल को क्या है, नेचुरलाइज करती है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड इट। People passively perceive, ये देखिए, people passively perceive the cultural context that gave birth to political passivity and intellectual inactivity। ये देखिए, तो पैसिवली परसीव, पैसिवली मतलब अप्रत्यक्ष रूप से, हमें पता ही नहीं चलता है। हम एक एक्टिव होता है और एक पैसिव होता है। हम पैसिवली बिना जाने, यानी जाने नहीं, अनजाने रूप में हम लोग क्या करते हैं, उसको परसीव करते हैं, एक्सेप्ट करते चले जाते हैं। दैट गेव बर्थ टू पॉलिटिकल पैसिविटी। और यही बात क्या है, पॉलिटिकल भी ऑटोमेटिकली होते चले जाती है इंटेलेक्चुअल इनएक्टिविटी। और व्यक्ति इंटेलेक्चुअली रूप से क्या हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है। टेक्नोलॉजी जैसा कह रहा है, वो अप्रत्यक्ष रूप से जाने अनजाने में क्या उसको स्वीकार करता चले जाता है। व्यक्ति अपना तर्क, अपनी सोच नहीं ला पाता है। For the Frankfurt Group, Marx's conceptualization and theorization of capitalism overlooked this process, and for them, this is the focal reason for why revolution never came। और इसलिए वो कहते हैं कि revolution नहीं आएगा, क्योंकि लोगों ने ऑटोमेटिकली उसको क्या अपना लिया है।
10% लोग जो कह रहे हैं वो 90% लोग मान रहे हैं, अपना लिया है ना? इसलिए वो कहते हैं कि रिवॉल्यूशन कभी नहीं आएगा। प्रिसाइजली द फ्रैंकफर्ट स्कूल वाज अ ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स नोन फॉर डेवलपिंग क्रिटिकल थ्योरीज and pluralizing and popularizing the dialectical method of learning by interrogating the contradictions prevalent in our society। ठीक है, तो इसको आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ना और कल पूरी फुल क्लास रहेगी। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना काफी है ना। ठीक है, कल हम लोग रेमंड विलियम्स और ये कुछ थिंकर्स है उनको पढ़ेंगे हम। ठीक है, रेमंड विलियम्स है, स्टुअर्ट हॉट है ना, स्टुअर्ट हॉल सॉरी, है ना। तो बहुत अच्छे अच्छे थ्योरिस्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने आज पहले ही कहा था कि आज मैं एक लंबी क्लास नहीं लूंगा, आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। ठीक है, विल बी कंटिन्यू, है ना। वीरेन जी, एक बार आप जरूर देखें, रिवीजन करें और आप बिल्कुल जहां भी डाउट हो आप जरूर पूछें ना। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट।